हेलो एवरीवन, वेलकम टू साक्षीज वित्तीय साधना। इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लास 8 हिस्ट्री चैप्टर 3 रूलिंग द कंट्री साइड और ये है पार्ट 1। पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि 1764 में कैसे बैटल ऑफ बक्सर हुई और उस बैटल ऑफ बक्सर में हार हो जाती है नवाब की और ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है। याद रखिए 1764 में हुई थी बैटल ऑफ बक्सर। अब उसके बाद हम देखेंगे कि कंपनी किस प्रकार से दीवान बनी। 12 अगस्त 1765 में मतलब बैटल ऑफ बक्सर के एक साल बाद मुगल एम्परर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान बना दिया। ये जो एक्चुअल जो भी इवेंट हुआ था ना, जिस टाइम पे अपॉइंट किया था ईस्ट इंडिया कंपनी को मुगल्स ने, वो काम हुआ था रॉबर्ट क्लाइव के टेंट के अंदर, जहाँ पर कुछ इंग्लिश मैन थे और कुछ इंडियंस थे भी थे जो गवाह की तरह थे, विटनेस थे कि मैं यानी मुगल एम्परर बना रहा हूँ रॉबर्ट क्लाइव को एक दीवान, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों को दीवान बना रहा हूँ। बट पेंटिंग अगर आप देखो तो पेंटिंग के अंदर, ये जो पेंटिंग है इसके अंदर ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये जो राजा है और राजा के दरबार में यहाँ इस रॉबर्ट क्लाइव को दीवान बनाया जा रहा है और ये जो भी वाइट पेपर्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, वो दिए जा रहे हैं। लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ था, ये जो पूरा इंसिडेंट है वो रॉबर्ट क्लाइव के टेंट में हुआ था। ठीक है, उसने बस ये अलग तरह से दिखाने के लिए अपनी इमेजिनेशन जो भी थी कि मुझे ये दरबार में मिला है मुगल एम्परर के, उस तरह से पेंटर को बता दिया और पेंटर ने वैसा का वैसा ही बना दिया। एज दीवान the company became the chief financial administrator of the territory under its control। दीवान बहुत बड़ी चीज होती थी क्योंकि दीवान दीवानी कलेक्ट करता था, रेवेन्यू लेता था। ठीक है, इस तरीके से ये लोग सबसे बड़े फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर बन गए टेरिटरी के अंदर। नाउ इट हैड टू थिंक ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग द लैंड एंड ऑर्गेनाइजिंग इट्स रेवेन्यू रिसोर्सेज। This had to be done in a way that could yield enough revenue to meet the growing expenses of the company। ये पावर इनके पास आने के बाद इन्होंने सोचा कि अब हम किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन करें, किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन करें रेवेन्यू रिसोर्सेज का, कि हमें सही तरीके से ज़्यादा रेवेन्यू आए ताकि हम अपने कंपनी के जो भी खर्चे हैं उनको उठा सकें। A trading company had also to ensure that it could buy the products it needed and sell what it wanted। ये भी पक्का करना चाहते थे कि इतना आए इनके पास कि कंपनी आराम से जो भी प्रोडक्ट चाहती है वो खरीद सके और जो भी चाहती है वो बेच सके। से जब कंपनी रह रही थी इंडिया में तो उनको कुछ चीज़ें समझ में आने लगी कि हमें अब सावधानी से चलना पड़ेगा। हम एक बाहर के लोग हैं, बाहरी लोग हैं, सिटीजन तो है नहीं। अब देखो यहाँ पर वर्ड आया है बीइंग एन एलियन पावर, मतलब एलियन पावर है वो। एलियन मतलब सिर्फ वो एलियन नहीं है जो आप सोचते हो। ऋतिक रोशन की जो एक मूवी आई थी पहले, कोई मिल गया, उसमें एक जादू नाम का कुछ रहता है, उसको एलियन समझते, वो अंतरिक्ष से आया होता है ना। लेकिन एलियन वही नहीं होते। अक्सर जब एलियन का नाम आता है तो लोग वही इमेजिनेशन कर लेते हैं। एलियन हर वो इंसान होता है जो बाहर का हो, स्ट्रेंजर हो। जैसे कि हम सब इंडियंस हैं, है ना, यानी हम कह सकते हैं हम सिटीजन हैं हम इंडिया के। लेकिन अगर कोई बाहर का व्यक्ति है तो वो सिटीजन नहीं है, वो एलियन है। ठीक है, अब इन लोग क्या समझ में आ गया कि ये लोग एलियन हैं, बाहर के लोग हैं। काफ़ी चीज़ें इनको समझ में नहीं आती हैं। अभी कंपनी की बात चल रही है तो इन्होंने कहा कि हम जो लोग लोकल पावर हैं उनको कंट्रोल तो करेंगे लेकिन पूरी तरीके से उनको नहीं हटाएंगे। ठीक है, अब इस तरह के काम को ये करेंगे कैसे? हाउ वॉज दिस टू बी डन? इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं कि कंपनी कैसे इंडिया को अपनी कॉलोनी बनाएगी, कैसे रेवेन्यू रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करेगी
पीपल के जो अधिकार हैं उनकी एक नई परिभाषा बता दी जाएगी और ज़बरदस्ती वही फसल उगाने को मजबूर किया जाएगा जो ये लोग चाहते हैं, कंपनी के लोग चाहते हैं, मजबूर कर देंगे। और कैसे हमारे एग्रीकल्चर सिस्टम को बर्बाद करेंगे वो इस हम चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। रेवेन्यू फॉर द कंपनी हैड बिकम द दीवान। जैसा कि हमने देखा 1765 में मुगल एम्परर ने दीवान बना दिया बंगाल का कंपनी को। बट वो अभी भी कौन, कंपनी अपने आप को एक ट्रेडर की तरह देखती है ना। उन्हें ट्रेडिंग करने से ही मतलब है, व्यापार करने से मतलब है। वो एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं घुसना चाहते, वो कोई रेगुलर सिस्टम नहीं बनाना चाहते असेसमेंट का या कलेक्शन का। द एफर्ट वॉज टू इंक्रीज द रेवेन्यू एज मच एज इट कुड एंड बाय फाइन कॉटन एंड सिल्क क्लॉथ एज चीपली एज पॉसिबल। उनका एक ही मकसद था, बस क्या बढ़ाना, रेवेन्यू रेवेन्यू रेवेन्यू, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आए ताकि वो अच्छा कॉटन और सिल्क का कपड़ा खरीद सकें। Within 5 years, the value of goods bought by the company in Bengal doubled. 5 साल के अंदर अंदर जो कीमत थी गुड्स की, आइटम्स की, वो डबल हो गई। बिफोर 1865 के पहले कंपनी क्या करती थी, कंपनी had purchased goods in India by importing gold and silver from Britain. 1865 से पहले जब भी कंपनी को कुछ खरीदना होता था इंडिया से तो वो ब्रिटेन से गोल्ड और सिल्वर लाती थी। उन गोल्ड और सिल्वर को इंडिया में दे देती थी और बदले में जो भी कॉटन, मसाले या जो खरीदना चाहती है वो खरीद लेती थी। नाउ द रेवेन्यू कलेक्टेड इन बंगाल कुड फाइनेंस द परचेज ऑफ गुड्स फॉर एक्सपोर्ट। लेकिन अब क्या हुआ, पहले ना उनके पास पैसे नहीं होते थे इंडिया की गुड्स को खरीदने के लिए, गुड्स मतलब सामान को खरीदने के लिए, तो वो अपने यहाँ से ब्रिटेन से सिल्वर गोल्ड लेके आते थे। तो वहाँ का एटलीस्ट सिल्वर गोल्ड तो हम इंडियंस के पास आता था। लेकिन अब क्या हो गया, जैसे ही उनको ये दीवानी राइट्स, दीवानी कलेक्ट करने के अधिकार मिल गए बंगाल में, अब उनके पास इंडियन पैसा आने लग गया है ना, क्योंकि जो इंडियन से वो दीवानी लेंगे तो वो तो इंडियन रुपीस देंगे। तो अब उसी पैसे से ये लोग क्या करते थे, उसी रेवेन्यू से वो लोग गुड्स खरीद लिया करते थे और उसको ब्रिटेन एक्सपोर्ट कर देते थे। अब यहाँ पर क्या होता है कि पहले जो थोड़ा बहुत गोल्ड सिल्वर आ रहा था ब्रिटेन से वो भी आना बंद हो गया, क्योंकि अब ये लोग इंडिया से ही रेवेन्यू कलेक्ट करते थे और इंडिया से ही सामान खरीदते थे और बाहर भेज दिया करते थे। Soon it was clear that the Bengal economy was facing a deep crisis. Artisans were deserting village since they were being forced to sell their goods to the company at low prices. धीरे धीरे जो बंगाल की इकोनॉमी थी उसके अंदर क्या हो गया, बर्बादी आने लग गई। क्यों? क्योंकि ये चाहते थे कि जो भी ये आर्टिसंस हैं, विलेज के जो ये लोग हैं, ये सिर्फ वही चीज़ बेचें जो कंपनी चाहती है और उतनी ही कीमत पे बेचें जितने पे कंपनी चाहती है, और कंपनी तो ये चाहेगी कि कम से कम पैसे पे बेचें। Peasants were unable to pay the dues that were being demanded from them. और पीजेंट्स, गरीब किसान, उतना पैसा चुका भी नहीं पा रहे थे जितना कंपनी उनसे मांगती थी। आर्टिसनल प्रोडक्शन वॉज इन डिक्लाइन एंड एग्रीकल्चरल कल्टिवेशन शोड साइन ऑफ कोलैप्स। आर्टिसन समझते हो, जो कुछ ना कुछ बनाते हैं, मान लो जैसे कुम्हार हो गया, लुहार हो गया, ये सब आर्टिसंस होते हैं। तो इनको तो एकदम ये बर्बाद होने लगे, डिक्लाइन आ गया इनके प्रोडक्शन में। क्यों? क्योंकि ये कुछ प्रोड्यूस कर ही नहीं पा रहे थे, इनको पैसा नहीं मिलता था। इन्होंने मार्केट छोड़ के फिर गाँव में और दूर भागना स्टार्ट कर दिया इस वजह से। और साथ में साथ जो एग्रीकल्चर कल्टीवेशन था वहाँ पर भी हमें देखने मिला कि कैसे वो बर्बाद होगा, कोलैप्स होगा। Then in 1770, a terrible famine killed 10 million people in Bengal. About 1/3 of the population was wiped out. कितनी बड़ी बात है कि उसी टाइम क्या हो गया कि अकाल आ जाता है 1770 में, ठीक है, famine आ जाती है और 10 million people only in Bengal
मर जाते हैं। क्यों? क्योंकि फेमाइन आ गई, वो कुछ नया उगा नहीं पाए फार्मर्स, और पैसा उन पे बचा नहीं था कि वो कुछ कर पाते, और वो लोग भूखमरी से और बाकी चीज़ों से परेशान हो गए, और एक टाइम बाद उनकी मृत्यु हुई हो गई बंगाल में। और ये इतने लोग थे, 10 मिलियन, लगभग पूरी जितनी पॉपुलेशन थी उसका 1/3। सोचो कितना बड़ा हिस्सा पॉपुलेशन का मर गया था 1770 में। बहुत बुरी बात है। अब इस फिगर 2 में क्या दिखाया गया है, अ वीकली मार्केट इन मुर्शिदाबाद इन बंगाल। तो ये पूरा एक बंगाल में एक मार्केट का सीन दिखाया जा रहा है मुर्शिदाबाद के अंदर। Peasants and artisans from rural areas regularly came to these weekly markets. हाट भी कहते थे, हम बाजार कहते हैं तो पहले लोग हाट कहते थे, ठीक है, to sell their goods and buy what they needed. These markets were badly affected during time of economic crisis. तो ये बाजार है, यहाँ से गांव से लोग आते थे, किसान आते थे अपने सब्जी फ्रूट्स ये सब लेके, आर्टिसंस आते थे बर्तन बेचने, कुम्हार घड़े बेचने आते थे, या जो भी मतलब ये लोग बनाते थे लोहार वगैरह, वो सब आते थे बेचते थे। देखो यहाँ पर ये बैठी हैं, कुछ बेच रही हैं, लोग खरीद रहे हैं, ये पूरा मार्केट का नज़ारा है। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्राइसिस देखने को मिले थे इस टाइम पीरियड के दौरान। द नीड टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने की तो ज़रूरत थी ही, जैसा हमने देखा कि कितनी ज़्यादा एग्रीकल्चर में बर्बादी आती जा रही थी, डिक्लाइन देखने को मिल रहा था, तो इम्प्रूव तो हमें करना था, ठीक है। लेकिन उस टाइम पे इंडियंस की तो चलती नहीं थी, ईस्ट इंडिया कंपनी की चलती थी, तो ये चीज़ भी ईस्ट इंडिया की कंपनी की ही तरफ से है कि नीड है एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने की। लेकिन वो इतने अच्छे कब से हो गए कि वो इतना भला सोचे इंडियंस का? तो आओ देखो उन्होंने ऐसा क्यों कहा। इफ द इकोनॉमी वॉज इन ड्रीम्स, could company be certain of its revenue income? Most company officials began to feel that investment in land had to be encouraged and agriculture had to be improved. तो असल में इंडियंस की परवाह नहीं थी, वो ये बात समझ गए थे ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स के अगर एग्रीकल्चर बर्बाद होता है या इकोनॉमी खराब होती है इंडिया की, तो इनके पास जब पैसे ही नहीं रहेंगे तो हमें ये रेवेन्यू इनकम कहाँ से आएगी, हम अपना काम कैसे कर पाएंगे। इसलिए इन्होंने क्या कहा कि एग्रीकल्चर में हम कुछ इम्प्रूवमेंट्स लेके आएंगे, ठीक है। How was this to be done? लेकिन ये करेंगे कैसे? After 2 decades of debate on the question, the company finally introduced the permanent settlement in 1793. आपको ये डेट याद रखनी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ क्लास 8 का नहीं बता रही हूँ, आप बड़े से बड़ा एग्जाम भी देते हो तब भी परमानेंट सेटलमेंट्स और जो भी ये लोग ने एग्रीकल्चर से रिलेटेड काम किए हैं उनके बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज, परमानेंट सेटलमेंट कब लाया गया था? 1793 में लाया गया था, ठीक है। तो 20 साल तक लगभग खूब डिबेट चली कि अब क्या करें कैसे करें, तब जाके परमानेंट सेटलमेंट 1793 में लेके आए। बाय द टर्म्स ऑफ द सेटलमेंट द राजास एंड द तालुकदार्स वर रिकॉग्नाइज्ड एज जमींदार। दे वर आस्क्ड to collect rent from the peasants and pay revenue to the company. अब इसमें क्या हो गया परमानेंट सेटलमेंट में कि इन लोगों ने राजा को या जो भी तालुकदार होते थे उनको जमींदार बना दिया और बोला कि आप लोग किसानों से रेवेन्यू कलेक्ट करोगे और कंपनी को दोगे। द अमाउंट, जो अमाउंट आपको देनी होगी या कलेक्ट करनी होगी किसानों से, वो फिक्स्ड रहेगी। दैट इज इट वॉज नॉट टू बी इंक्रीज्ड एवर इन फ्यूचर। फिक्स रहेगी मतलब ये कि इसको कभी भी फ्यूचर में बढ़ाया नहीं जाएगा, ठीक है। लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं। आगे आप देखना कि इन्होंने किस प्रकार से रेवेन्यू बढ़ाते गए। It was felt that this would ensure a regular flow of revenue into the company's coffers and at the same time encourage the zamindars to invest in improving the land.
इन लोगों का मानना था, किन लोगों का, कंपनी के लोगों का, कि परमानेंट सेटलमेंट लाने से कंपनी के पास ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू आएगा और जो एग्रीकल्चर है वो भी, उसकी हालत भी सुधर जाएगी। सिंस द रेवेन्यू डिमांड ऑफ द स्टेट would not be increased, the zamindar would benefit from increased production from the land। अब देखो, लेकिन कई बार क्या होता था कि जितनी रेवेन्यू कलेक्ट करना रहता था जमींदार को, गरीब किसान उतना रेवेन्यू नहीं दे पाता था, रेवेन्यू डिमांड को नहीं फुलफिल कर पाता था। तो जमींदार क्या करते थे, उसकी ज़मीन को ही हड़प लेते थे और फिर उससे जो भी कंपनी के लोग थे उनको पैसा दिया करते थे। इन्हें देख लो फोटो में, चार्ल्स कॉर्नवालिस। Cornwallis was the Governor General of India when the permanent settlement was introduced। तो आपसे कोई पूछे कि जिस टाइम पे परमानेंट सेटलमेंट आया था इंडिया में 1793 में, उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन थे, तो थे वो चार्ल्स कॉर्नवालिस। ठीक है, अब देखो, परमानेंट सेटलमेंट इसलिए लेके आए थे कि उससे ज़मीन की क्वालिटी अच्छी हो, रेवेन्यू जनरेट हो, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम हो गई। तो देखेंगे क्या प्रॉब्लम आई। द प्रॉब्लम के अंदर परमानेंट सेटलमेंट हाउएवर क्रिएटेड प्रॉब्लम्स। Company officials soon discovered that the zamindars were in fact not investing in the improvement of land। कुछ टाइम बाद कंपनी के ऑफिसर्स ने ये देखा कि जमींदार को जो करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं, मतलब जो इम्प्रूवमेंट करना चाहिए था ज़मीन का वो नहीं कर रहे हैं। द रेवेन्यू दैट हैड बीन फिक्स वाज सो हाई दैट द जमींदार फाउंड इट डिफिकल्ट टू पे। और जो रेवेन्यू फिक्स किया गया था देने के लिए वो बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से ज़मींदार दे नहीं पा रहे थे। और एनीवन हु फेल्ड टू पे द रेवेन्यू लॉस्ट हिज जमींदारी। और जो भी रेवेन्यू नहीं चुका पाता था या नहीं दे पाता था, उसको अपनी जमींदारी से हाथ धोना पड़ता था। न्यूमरस जमींदार्स वर सोल्ड ऑफ एट द ऑक्शंस ऑर्गेनाइज्ड बाय द कंपनी। और तो और बोली लगाई जाती थी जब भी कोई अपनी जमींदारी को छोड़ता था कि अब कौन जमींदार बनेगा, इस प्रकार से। By the first decade of the 19th century, the situation changed. The prices in the market rose and cultivation slowly expanded. This meant an increase in the income of the zamindars but no gain for the company since it could not increase the revenue demand that has been fixed permanently। अब क्या हुआ, 19th सेंचुरी आते आते 19th सेंचुरी के पहले फर्स्ट डिकेड में थोड़ा सा सिचुएशन यहाँ पर बदलती है। कैसे बदलती है कि अब जो प्राइसेस थे मार्केट में वो बढ़ जाते हैं और कल्टीवेशन भी धीरे धीरे अब बढ़ रहा है। तो इससे क्या होता है, जो ज़मींदार थे उनकी इनकम बढ़ रही है, लेकिन कंपनी को कुछ भी गेन नहीं हो रहा, एक्स्ट्रा गेन नहीं हो रहा, क्योंकि कंपनी ने तो पहले ही बोल दिया था कि हम रेवेन्यू को फिक्स कर रहे हैं, परमानेंट सेटलमेंट में रेवेन्यू फिक्स रहेगा। तो इसी वजह से ज़मींदार तो पैसे वाले होते जा रहे हैं, लेकिन कंपनी को फायदा नहीं हो रहा क्योंकि कंपनी के तो रेवेन्यू फिक्स है। Even then the zamindars did not have an interest in improving the land. Some had lost their lands in the earlier years of the settlement. Others now saw the possibility of earning without the trouble and risk of investment. As long as the zamindars could give out the land to the tenants and get rent, they were not interested in improving the land. तो अब इनको पैसा भी अच्छा आ रहा है ज़मींदार को, लेकिन देखा गया कि अब भी वो लोग इंटरेस्टेड नहीं हैं कि वो इम्प्रूव करें लैंड को। और इन लोगों ने क्या करना स्टार्ट कर दिया कि अपने गांव, अपने खेत पर उसको किराए से देना स्टार्ट कर दिया, जिससे जो लोग काम करते थे वो उनको रेंट भी देते थे। लेकिन हाँ, ज़मींदार बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थे कि वो क्वालिटी सुधारें लैंड की। वहीं दूसरी तरफ क्या होता है कि जो विलेज में कल्टीवेटर्स हैं, जो फसल उगा रहे हैं, उनको ये सिस्टम अच्छा नहीं लग रहा है, काफ़ी बुरा लग रहा है। द रेंट ही पेड टू द जमींदार वॉज हाई एंड हिज राइट ऑन द लैंड वॉज इनसिक्योर। क्योंकि अब उसने रेंट पे ले तो लिया ज़मीन, लेकिन जो रेंट है वो बहुत ज़्यादा है और
उसके बावजूद भी जो उसकी ज़मीन है वो इनसिक्योर है। टू पे द रेंट ही हैड टू ऑफन टेक लोन फ्रॉम द मनी लेंडर। कई बार ऐसा हो जाता था कि वो रेंट चुका नहीं पाते थे गरीब कल्टीवेटर्स, और उनको फिर फर्दर लोन लेना पड़ता था, किसी भी मनी लेंडर से उधार लेना पड़ता था, और जब भी फेल हो जाते थे वो अपना रेंट देने में, तो उनको बाहर फेंक दिया जाता था निकाल के ज़मीन से। ही हैड कल्टिवेटेड फॉर जनरेशंस। तो जिस ज़मीन के टुकड़े को वो सालों से, जनरेशन से उनके पापा ऐसे चलाते आ रहे थे ना, जिस ज़मीन के टुकड़े को वो लोग कल्टीवेट करते आ रहे थे, उसी ज़मीन के टुकड़े से इनको बाहर फेंक दिया जाता था अगर ये लोग पैसे नहीं दे पाते थे। तो इसी वजह से कल्टीवेटर्स तो बिल्कुल अब बर्बाद होते जा रहे हैं और ऑप्रेस फील कर रहे हैं, क्योंकि इनका शोषण हो रहा है जो कि ज़मींदार कर रहे हैं। अ न्यू सिस्टम इज डिवाइस्ड नाउ। अब एक नया सिस्टम आएगा। By the 19th century, many of the company officials were convinced that the system of revenue had to be changed again. अब कंपनी के ऑफिसर्स भी तो देख रहे हैं कि हमारी तो कोई इनकम बढ़ नहीं रही है, जमींदार के ही मजे आ रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि अब हमें ये सिस्टम चेंज करना पड़ेगा, मतलब परमानेंट सेटलमेंट को अब हटाना पड़ेगा। हाउ कुड रेवेन्यूज बी फिक्स परमानेंटली at time when the company needed more money to meet its expenses of administration and trade? पहले तो उन्होंने बोल दिया कि परमानेंट सेटलमेंट में जो रेवेन्यू है वो फिक्स रहेगा। अब बाद में इनके दिमाग में आया कि अरे फिक्स कैसे कर सकते हैं, कंपनी की डिमांड बढ़ेगी तो उसको ज़्यादा पैसे लगेंगे, खर्चे बढ़ेंगे उसके एडमिनिस्ट्रेशन में, ट्रेड में। तो इस वजह से अब ये लोग क्या चाहते हैं, एक नया सिस्टम चाहते हैं, और फायदा इनको हो नहीं रहा था, जमींदार को हो रहा था, इनका पैसा नहीं बढ़ पा रहा था। तो अब एक नया सिस्टम लाने की ये कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पर एक वर्ड लिखा है महल, महल, ठीक है। तो ये महल क्या होता है? इन ब्रिटिश रेवेन्यू रिकॉर्ड्स महल इज रेवेन्यू स्टेट विच मे बी विलेज और अ ग्रुप ऑफ विलेज। तो विलेज या फिर ग्रुप ऑफ विलेज को हम यहाँ पर महल कह रहे हैं। याद रखना, इससे एक सिस्टम आएगा महलवारी सिस्टम। नॉर्थ प्रोविंस ऑफ बंगाल प्रेसिडेंसीज, जिसको हम कहते हैं आज के टाइम पे उत्तर प्रदेश, वहाँ पर एक इंग्लिश मैन हुआ करते थे हॉर्ट मैकेंजी। इन्होंने एक नया सिस्टम लेके आया जो इफेक्ट में आया था 1822 के अंदर। इनका मानना था कि विलेज लोग बाग, जो इंडिया के लोग हैं, ये अपने गांव से काफ़ी ज़्यादा जुड़े हुए हैं, ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा मानते हैं गांव का। कोई भी बात आती है तो ऐसे बोलते हैं तू किस गांव का है, मैं किस गांव का। गांव से एक दूसरे को रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट एक सोशल इंस्टीट्यूशन है नॉर्थ इंडियन सोसाइटी के अंदर गांव, ठीक है। हर एक इंसान की अपनी एक पहचान होती है कि तू इस गांव का है, मैं उस गांव का, इस प्रकार से। तो इस हिसाब से हमें इसे प्रिजर्व करना पड़ेगा। और इनके डायरेक्शन के अंदर जो कलेक्टर्स थे ना, वो एक गांव से दूसरे गांव तक गए। उन्होंने क्या किया, नापा, ज़मीनों को नापा, और जो फील्ड से उनको नापा, रिकॉर्ड करा कि क्या क्या यहाँ के अधिकार हैं, या जो भी कस्टम्स ये लोग फॉलो करते हैं, अलग अलग डिफरेंट ग्रुप्स के क्या है रिचुअल्स, जो भी कस्टम्स ये लोग फॉलो करते हैं उनको देखा। और जो भी एस्टिमेट रेवेन्यू था हर प्लॉट का एक किसी भी गांव के अंदर, उसको ऐड किया टू कैलकुलेट द रेवेन्यू दैट ईच विलेज महल हैड टू पे। और इस हिसाब से इन्होंने कैलकुलेट करके बताया कि अगर हर एक महल मतलब गांव या फिर छोटे छोटे गांव है तो उनका ग्रुप, इसको हम महल कह रहे हैं, हमने अभी पीछे पढ़ा था। तो उस एक महल से हमें कितना रेवेन्यू आएगा। दिस डिमांड वॉज टू बी रिवाइज पीरियोडिकली, नॉट परमानेंटली फिक्स्ड। अब जैसे पहले वाले में इन लोगों ने रेवेन्यू को परमानेंटली फिक्स कर दिया था, लेकिन यहाँ इन्होंने पहले ही बोल दिया कि डिमांड हम बढ़ा सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टाइम टू टाइम। The charge of collecting the revenue and paying it to the company was given to the village headman rather than the जमींदार। तो एक बहुत बड़ा चेंज और क्या था, एक तो फिक्स नहीं था यहाँ पर रेवेन्यू, दूसरा ये कि पहले जमींदार बनाए थे इन्होंने, है ना, और यहाँ पर इन लोगों ने जमींदार को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी है। यहाँ पर जो भी विलेज का हेडमैन है, ठीक है, उसको कहा है कि तुम पूरे विलेज से कलेक्ट करके हमें ईस्ट इंडिया कंपनी को रेवेन्यू दिया करोगे। और इस सिस्टम को हम महलवारी सिस्टम कहते हैं, क्योंकि महल क्या है, विलेज या फिर ग्रुप ऑफ
विलेजेस। ये और पिक्चर देख लीजिए, ये कौन है, थॉमस मुनरो है, ये गवर्नर है मद्रास के। इन्होंने क्या किया अभी आगे देखते हैं। अभी एक और हम सेटलमेंट पढ़ेंगे, ठीक है, मतलब एग्रीकल्चर में और क्या क्या करा। पहले परमानेंट पढ़ लिया, महलवारी सेटलमेंट कर लिया, अब एक और है। परमानेंट सेटलमेंट से प्रॉब्लम्स इस तरह से नॉर्थ इंडिया में देखने मिल रही थी, वैसे ही साउथ इंडिया में भी देखने मिल रही थी। तो सोचा गया कि साउथ इंडिया में भी हम परमानेंट सेटलमेंट की जगह कुछ नया सेटलमेंट लेके आते हैं, जिस सिस्टम को इन्होंने नाम दिया रैयतवारी सिस्टम। कुछ लोग इसे रेयतवारी सिस्टम भी कहते हैं, रैयतवारी भी कहते हैं। इट डिपेंड्स ऑन यू, आपको जो भी प्रोनाउंसिएशन करना है कर लो, स्पेलिंग सही लिखना। It was tried on a small scale by Captain Alexander Reed in some of the areas that were taken over by the company after the war with the Tipu Sultan. तो पहले इसको स्टार्ट किसने किया था, अलेक्जेंडर रीड ने किया था। ये बात याद रखना, बहुत ही कम लोग याद रख पाते हैं, लेकिन आप रखना कि ये जो रैयतवारी सिस्टम है इसको पहले स्टार्ट करा था अलेक्जेंडर रीड में, लेकिन कुछ ही एरियाज में किया था। Subsequently developed by Thomas Munro, this system was gradually extended all over South India. लेकिन और थोड़ा से इसके अंदर डेवलपमेंट लेके आने के बाद थॉमस मुनरो ने इस सिस्टम को पूरे साउथ इंडिया में फैला दिया। Reed and Munro felt that in South India there were no traditional जमींदार्स। रीड और मुनरो ने क्या देखा कि साउथ इंडिया में जिस प्रकार से नॉर्थ इंडिया में जमींदार होते थे, साउथ इंडिया में कोई ट्रेडिशनल जमींदार नहीं होते थे। द सेटलमेंट दे आर्ग्यूड हैड टू बी मेड डायरेक्टली विद द कल्टीवेटर्स। तो इसलिए लोगों ने क्या करा कि जो भी रेवेन्यू वाली बात थी वो डायरेक्ट कल्टीवेटर्स के साथ कर ली, और कल्टीवेटर्स को ही हम रैयत कहते हैं। हु हैड टिल्ड द लैंड फॉर जनरेशंस। Their field had to be carefully and separately surveyed before the revenue assessment was made. तो ये जो रैयत हैं, फार्मर्स हैं, कल्टीवेटर्स हैं, इनकी जो ज़मीन है उसका हमें अच्छे से क्या करना चाहिए, सर्वे करना चाहिए, कितना ये रेवेन्यू दे सकते हैं पूरा रिकॉर्ड करना चाहिए। मुनरो थॉट दैट द ब्रिटिश, तो मुनरो का मानना था कि हमें ऐसे एक्ट करना चाहिए जैसे कि हम एक फादर जैसे हैं, पिता समान है, और जो फार्मर्स हैं, कल्टीवेटर्स हैं, उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए, ठीक है। लेकिन आपको लग रहा है कि इतने सेटलमेंट्स आए हैं, क्या सब सही रहा है? क्योंकि हम तो अभी पढ़ रहे हैं, लेकिन हमें पता है ना कि कितना शोषण हुआ है, सही तो नहीं रहा होगा। और वही लिखा हुआ है, ऑल वॉज नॉट वेल, सबको सही नहीं था। कुछ ही सालों के अंदर ये जो नया सिस्टम इंट्रोज किया गया था, ये क्लियर हो गया कि ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ठीक है, क्योंकि कंपनी के जो डिजायर्स थे, इच्छाएं बढ़ती जा रही थी, और वो लोग अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू की चाहत रखते हुए दबाव डालने लग गए। किस पे? गरीब किसान पे। और पीजेंट्स अनेबल टू पे, राइट्स फेल्ट द कंट्री साइड। इसलिए वो लोग क्या था कि कंट्री साइड मतलब बाहर की तरफ अपनी कंट्री को छोड़ के भागने लगे। विलेजेस भी ऐसे हो गए जैसे मान लो डेजर्ट है, सुनसान, कोई है ही नहीं। जो ऑप्टिमिस्टिक ऑफिशियल्स थे, जो होपफुल रहते थे, वो ये उनका सोचना ये था कि जो हम नया सिस्टम लेके आ रहे हैं ये एकदम बदल के रख देगा लाइफ को किसानों की, इनको नॉर्मल किसान से एक बड़ा सा एंटरप्राइजिंग फार्मर बना देगा। लेकिन ऐसा हुआ क्या? नहीं हुआ ऐसा, उल्टा और हालत खराब हो गई। पहले तो कम से कम 2 वक्त की रोटी खा लिया करते थे, अब तो वो भी वो लोग नहीं खा पा रहे थे, हमारे फार्मर्स। अब आगे का चैप्टर हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग साक्षीज विद्या साधना।